दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट विशेष रूप से टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए है, लेकिन साथ ही ये इतिहास विषय से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? आपको बताना है बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन है आपके 1884, 1885, 1886 या 1887। तो सही उत्तर है दोस्तों 1885 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू हुआ था और 1885 में ही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। तो सही उत्तर है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? ऑप्शन है पटियाला, बड़ौदा, बीकानेर या उदयपुर। तो सही उत्तर है दोस्तों माउंटबेटन ने देशी राज्यों के विलयकरण के लिए दो प्रकार के प्रपत्र तैयार करवाए थे। एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा स्टैंडिस्टल एग्रीमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या था कि ये ऐसा सम्मेलन पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद जो रियासत होती थी वो भारतीय संघ में शामिल हो जाती थी। और सबसे पहले दोस्तों बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? ऑप्शन देखिए, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या फिर सतारा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सतारा। देखिए 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसके दौरान बलिया, सतारा और तामलुक में समानांतर सरकारें गठित की गईं। और सतारा दोस्तों जो महाराष्ट्र में है, वहाँ की समानांतर सरकार सबसे ज़्यादा समय तक चली थी। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत में ही ये क्षेत्र काफ़ी सक्रिय था और आंदोलन के पहले चरण में सरकार के स्थानीय मुख्यालयों से हजारों लोगों का जुलूस निकाला गया था। इसके अलावा दोस्तों देखिए वहाँ के वायवी चाहवाड़ यहाँ के महत्वपूर्ण नेता थे। उनका अच्युत पटवर्धन और अन्य भूमिगत नेताओं से भी संपर्क था। 1943 की शुरुआत में जो भूमिगत या अंडरग्राउंड कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने को पुनर्संगठित करना प्रारंभ किया और लगभग 6 महीने में उनका संगठन तैयार हो गया। प्रति सरकार समानांतर सरकार की स्थापना की गई और नाना पाटिल इसके महत्वपूर्ण नेताओं में से थे। तो याद करिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा और तामलुक में समानांतर सरकार या लोगों की सरकार स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? देखिए खेड़ा सत्याग्रह, रोलट बेल के विरुद्ध सत्याग्रह, महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह या फिर वायकोम सत्याग्रह। तो देखिए दोस्तों सही उत्तर है कि महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह की का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी आप जानते हैं कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और भारत की सक्रिय राजनीति में तब वो जुड़े थे। 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती में उन्होंने आश्रम बनाया था और इसके बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद का मजदूर सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के साथ रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया। इसके अलावा दोस्तों ये जो वायकोम सत्याग्रह है जो कि केरल में त्रावणकोर राज्य में वायकोम सत्याग्रह के में अछूतों के मंदिर प्रवेश की मांग जो थी उसको भी महात्मा गांधी ने समर्थन किया। लेकिन दोस्तों ये देखिए महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह इसका जो नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़ जिले में महाड नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए
ये किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है 1665 में निम्नलिखित में से किसने बंबई को अपने अधिकार में ले लिया था? तो उत्तर है दोस्तों जेराल्ड आंगियर। दोस्तों जाप चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की, आप जानते हैं। जेराल्ड आंगियर ने बंबई पर अधिकार किया, तब ये नगर बहुत ही सामान्य अवस्था में था और बाद में अंग्रेजों ने इसे एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। तो याद कर लीजिए, जेराल्ड आंगियर ने बंबई को अधिकार में 1665 में लिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन देखिए, रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द सिटी और प्रिजन डायरी। तो सही उत्तर है दोस्तों वॉइस ऑफ द सिटी। ये पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है। दोस्तों वॉइस ऑफ द सिटी पुस्तक के लेखक ओ हेनरी हैं और अन्य जो पुस्तकें हैं रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रिजन डायरी, इनकी लेखिका विजय लक्ष्मी पंडित हैं। दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित की प्रसिद्ध पुस्तक द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ए पर्सनल मेमोरायर था। तो दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित जो थीं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं और इन्होंने भारत की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी रही हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। याद कर लीजिएगा 8 अगस्त। तो 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और बैठक में वर्धा प्रस्ताव जिसको भारत छोड़ो कहा जाता है उसकी पुष्टि की गई थी और इसकी अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का लक्ष्य दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1906 में घोषित किया गया था। दोस्तों इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से जुड़े कई प्रस्ताव पारित हुए थे जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन है खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा, सरस्वती टमटा और जयानंद भारती। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी जयानंद भारती। दोस्तों ढोला पालकी आंदोलन उत्तराखंड के शिल्पकारों द्वारा किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध सवर्ण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था, क्योंकि शिल्पकारों के जो दूल्हे थे उनको पालकी में नहीं बैठने दिया जाता था, लेकिन जयानंद भारती के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और 1930 के आसपास इनको भी यानी शिल्पकारों को भी डोले में बैठने की अनुमति मिल गई थी। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का साथ दिया था, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके हिंदू महासभा, न्यायाधीश पक्ष, मुस्लिम लीग या फिर ऑल इंडिया अच्युत फेडरेशन। तो सही उत्तर है दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करने में कांग्रेस का साथ मुस्लिम लीग ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों स्वामी सहजानंद। दोस्तों 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बाद में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था और बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुआ NG रंगा महासचिव चुने गए थे। तो याद रखिए बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन है बंगाल, मेरठ, बेल्लूर या फिर अवध। तो सही उत्तर है दोस्तों बेल्लूर। बेल्लूर विद्रोह ये 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के बेल्लूर में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा
बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का एक पहला मामला था, जो कि 1857 के विद्रोह से लगभग आधी सदी पहले हुआ था। तो याद रखिएगा, वेल्लूर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास में जो है वेल्लूर में हुआ था। अगला प्रश्न है द प्रेज ऑफ फॉली। देखिए, द प्रेज ऑफ फॉली, इसका जो हिंदी होता है ये है मूर्खता की प्रशंसा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बोकेसियो, इरेस्मस, टॉमस मोर या शेक्सपियर। तो सही उत्तर है दोस्तों इरेस्मस। द प्रेज ऑफ फॉली, या जिसको मूर्खता की प्रशंसा कहा जाता है, ये 1509 ईस्वी में लैटिन में इरेस्मस द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जो पहली बार 1511 में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा, इरेस्मस की कृति है द प्रेज ऑफ फॉली, जो 1511 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की थी? ऑप्शन है आपके थॉमस मुनरो, सर जॉन शोर, हाल्ट मैकेंजी या कॉर्नवालिस। तो सही उत्तर है दोस्तों, महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। देखिए, हाल्ट मैकेंजी ने 1819 में महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की, और इस प्रणाली में होता ये था कि भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था, और महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित सीमा के अंदर लगान में अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। तो सही उत्तर है, महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति हाल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, पहली रेल लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों भारत में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। और देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लॉर्ड डलहौजी की है। इसके अलावा दोस्तों पहली टेलीग्राफ सेवा और पहली रेल लाइन और सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग भी, ये सभी डलहौजी के शासनकाल में जो है दोस्तों ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा में जो है प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी? तो सही उत्तर है, देखिए सही उत्तर है दोस्तों 1853। देखिए, 1853 में बम्बई और थाणे के मध्य प्रथम रेलगाड़ी, और 1853 में ही कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन का शुरुआत की गई थी, और इस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। देखिए, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का संबंध किससे है? देखिए, नागरिक सुधार से, रेलवे से, शिक्षा से या सिंचाई से। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1901 में स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग जो है इसका गठन किया था, जिसका जो सुझाव था कि 4.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त धन आने वाले 20 वर्षों में सिंचाई व्यवस्था पर व्यय किए जाए, ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तो सही उत्तर है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का संबंध सिंचाई से है दोस्तों। अगला प्रश्न, आइए अब मध्यकालीन भारत में चलते हैं। मुगल मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है चांदी, लोहा, तांबा या सोना। तो सही उत्तर है दोस्तों, बरनी के अनुसार सांकेतिक सिक्का तांबे का था, लेकिन फरिश्ता जो इतिहासकार है उसने पीतल के होने की बात की। तो सही उत्तर है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा तांबे की थी। अगला प्रश्न है, वह भक्तिकाल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, ये कौन थे? तो ऑप्शन है आपके रामानंद, सूरदास, कबीरदास या वल्लभाचार्य। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रामानंद। दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई थी, लेकिन इसको उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, और रामानंद रामानुज के मतावलंबी राघवानंद के शिष्य थे। इनका दृष्टिकोण उदार था, और इन्होंने सभी जातियों, धर्मों, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया था। और ये पहले उपदेशक थे जिन्होंने अपने उपदेशों में हिंदी का प्रयोग किया था।
तो सही उत्तर है दोस्तों रामानंद वह भक्तकालीन संत थे जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न है किस भक्तकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है संत रामानंद। रामानंद ने सबसे पहली बार अपने उपदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित शासकों में किसने राम सीता का अंकन अपने सिक्कों पर करवाया था? तो उत्तर है दोस्तों मुगल बादशाह अकबर। दोस्तों अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। अकबर के समय में कई तरह के कलात्मक सिक्के जारी किए गए जिसमें चांदी के सिक्के के एक तरफ धनुर्धारी राम और दूसरी तरफ सीता की प्रतिमा अंकित थी और देवनागरी लिपि में राम सिया अंकित है। तो याद कर लीजिए दोस्तों जो है अकबर के समय काल में राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए गए थे। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? शेखजादा, मिर्जा, खान खाना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है चगताई वंश के शासकों द्वारा मिर्जा उपाधि का प्रयोग किया जाता था। तो याद कर लीजिए मिर्जा उपाधि का प्रयोग चगताई वंश के शासकों द्वारा किया जाता था। खान खाना की उपाधि जो है मुगल बादशाहों द्वारा विशेष सेवा के लिए दी जाती थी जबकि भारतीय अमीर के संतानों को शेखजादा कहा जाता था। तो इसमें उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे वो इनमें से यानी शेखजादा, मिर्जा और खान खाना में से कोई नहीं कहलाते थे। अगला प्रश्न है वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिनकी मृत्यु के बाद बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों हमीदा बानो बेगम। देखिए हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माँ थी। इनकी मृत्यु 1604 में हुई थी और इनकी मृत्यु पर अकबर के साथ बहुत से राजपूत अमीरों ने अपने सिरों को मुड़वा लिया था। अगला प्रश्न है बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई है? तो सही उत्तर है दोस्तों तुर्की भाषा में। दोस्तों बाबर जो था वो साहित्य में बहुत अधिक रुचि लेता था और उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या जिसको कि बाबरनामा कहा जाता था इसका लेखन उसने तुर्की भाषा में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों शेरशाह प्रारंभिक जीवन में जो है अतालीक नियुक्त हुआ था किसके अधीन? तो ऑप्शन है बहार खां के अधीन, जलाल खां के अधीन, जमाल खां के अधीन या ताज खां के अधीन? तो सही उत्तर है दोस्तों शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालीक बहार खां के अधीन नियुक्त हुआ था। दोस्तों शेरशाह जो है इब्राहिम सूर का पौत्र और हसन का पुत्र था। अपनी योग्यता से शेरशाह अपने पिता के आश्रयदाता जमाल खां का विश्वास पात्र बन गया और 1528 में वो दक्षिणी बिहार गया और बहार खां के पुत्र जलाल खां का शिक्षक यानी अतालिक और संरक्षक नियुक्त किया गया और शासक की मृत्यु के बाद दोस्तों दक्षिण बिहार का नायब सूबेदार बना दिया गया था। तो सही उत्तर है शेरशाह प्रारंभिक जीवन में बहार खां के जीवन जो है प्रारंभिक जीवन में बहार खां के अधीन अतालिक नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और नूरजहां। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निशात बाग की नींव रखी और उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया। दोस्तों जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रथम यात्रा कब की थी? तो सही उत्तर है 1562 ईस्वी में। दोस्तों अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार 1562 ईस्वी में गया। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आप जानते हैं अजमेर शरीफ में है और इनका जन्म 1143 में सिस्तान में और मृत्यु 1236 में अजमेर में हुई थी और 1192 में वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे दोस्तों ये 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। इनकी दरगाह अजमेर में है और अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार 1562 ईस्वी में गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली और उसे
निर्मित किया था, आपको बताना है। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या गियासुद्दीन तुगलक। तो सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली थी और वहाँ पर एक सीरी नामक नगर भी बसाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि मापन, एक अनुवाद विभाग की स्थापना, अन्न पर से कर समाप्त करना और बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। तो सही उत्तर है दोस्तों सिकंदर लोदी ने भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि मापन पद्धति की शुरू की, एक अनुवाद विभाग की स्थापना की और उसने अन्न पर से कर भी समाप्त किया। लेकिन उससे संबंधित जो नहीं है वो है बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण। दोस्तों अपने पिता के राजत्व सिद्धांत को पलटते हुए अफगान आदर्शों की जगह तुर्की और हिंदू जो है सिद्धांतों को सिकंदर लोदी ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? ऑप्शन देखिए, दाम, टंका, जीतल या फिर दोगानी। तो सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दाम जो है ये आपका प्रचलन में नहीं था। देखिए दिल्ली सल्तनत में देहली वाला, टंका, जीतल, दोगानी, अदली, खिफाफती, बहलोली कई सिक्के प्रचलन में थे और दाम सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था। दाम का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। और दोस्तों शेरशाह के समय में मुद्रा नीति में कई प्रकार के परिवर्तन हुए थे। उसने शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया नाम से प्रचलित किया था और शुद्ध तांबे के सिक्के दाम कहलाए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। इसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी और मृत्यु के पश्चात इसे लाहौर में दफनाया गया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी लाहौर थी। ऐबक जो है एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। अगला प्रश्न है दोस्तों, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर गियासुद्दीन तुगलक। तो सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद तुगलक। वली और अमीर के पदों को दोस्तों मोहम्मद तुगलक ने जो है अलग अलग यानी पृथक किया था। तो याद रखिए सुल्तान का ये मानना था कि जनता की परेशानी का कारण अकाल कम और अमीर और वली अधिक जिम्मेदार हैं, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने वली और अमीर के पदों को पृथक किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए तूतिए हिंद उपनाम का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तूतिए हिंद या तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। विख्यात कवि अमीर खुसरो, इसका उपनाम तूतिया हिंद या भारत का तोता था। अमीर हसन इनका मूल नाम था, यानी इनका वास्तविक नाम अमीर हसन था। और खुसरो इनको अमीर खुसरो कहा जाता है। इनका साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के समय में शुरू हुआ था और अमीर खुसरो भारत का पहला कवि था जिसने अपनी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के समय काल से भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू हुई थी। दोस्तों युद्ध के समय घोड़े और व्यक्तियों को न बदला जा सके, इसके लिए दाग और हुलिया परंपरा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, देखिए अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर है अबुल हसन। दोस्तों अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था और इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में पटियाली गांव में हुआ था। दोस्तों खुसरो चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन देखिए, जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक कारवां का प्रमुख, समिति का प्रमुख या श्रेणी का प्रमुख। तो दोस्तों गुप्त काल में सार्थवाह जो है ये व्यापारियों की एक समिति को कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को सार्थ और उनके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था। तो याद रखिए व्यापारिक कारवां के प्रमुख को गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को दोस्तों संधि के लिए विवश किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आपका विद्याधर। याद रखिएगा दोस्तों, विद्याधर जो था ये महमूद गजनवी का चंदेलों पर पहला आक्रमण 1019-20 में हुआ था और उस समय चंदेल शासक विद्याधर था। इस युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला और मजबूर होकर महमूद गजनवी को विद्याधर से संधि करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर की स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था? तो सही उत्तर है दोस्तों, इस नगर का नाम था महफूजा। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही है, महफूजा। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर पहला नगर महफूजा और उसके बाद दूसरा नगर मंसूरा स्थापित किया था। पहला नगर महफूजा और दूसरा मंसूरा स्थापित किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था और मकरान पहुंचकर उसने वहां के राजा की सहायता प्राप्त की और दाहिर के शासन से असंतुष्ट जाटों और मेड़ों को अपनी ओर मिला लिया था। तो याद रखिए दोस्तों, देखिए, महफूजा पहला नगर बनाया था अरबों ने सिंधु नदी के तट पर और दूसरा मंसूरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो आपको बताना है कि कौन सा चोल शासक था जिसकी उपाधि पंडित चोल थी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, राजेंद्र चोल प्रथम चोल शासक राजराज प्रथम का पुत्र था और इसने 1014 से 1044 तक शासन किया। इसकी उपाधियों में गंगैकोंड चोल, वीर राजेंद्र, काडार कोंड और पंडित चोल थी। दोस्तों, V.A. स्मिथ ने इसे दक्षिण का नेपोलियन भी कहा है और चोल शासक राजेंद्र प्रथम की उपाधि पंडित चोल उसके विद्यानुराग को पुष्ट करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां प्रश्न है, मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर है, मेहरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली के लौह स्तंभ में चंद्र नामक राजा की विजय कीर्ति अंकित है और ये चंद्र नामक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य माना जाता है। इसके समय में कुछ अन्य अभिलेख भी हैं दोस्तों, जिसमें मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी गुहा लेख, गढ़वा शिलालेख। दोस्तों, गढ़वा शिलालेख में चंद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए सही मिलान दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि कुमारगुप्त ने महादेवी अनंत देवी से विवाह किया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह महादेवी कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महादेवी कुबेर नागा से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त और लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध हुए। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नामा से विवाह किया था। और आप देखिए कि कुमारगुप्त प्रथम ने महादेवी अनंत देवी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो सही उत्तर है पुष्यगुप्त। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल नियुक्त किया था और अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पर्ण मासिक वेतन मिलता था और ये अनेक आमत्यों और अध्यक्षों की सहायता से प्रांतों में शासन करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में जो है विभाजित किया जाना बताया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की जाति प्रथा में 7 वर्गों का उल्लेख किया है। इसमें दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? ऑप्शन है कौशल, वज्ज, अवंती और मगध। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए सही उत्तर है वज्ज। दोस्तों, वज्ज जो था ये गणतंत्रात्मक शासन यहाँ पर था और वज्ज संघ गणतंत्रात्मक शासन था, जबकि कौशल, अवंती और मगध जो थे ये राजतंत्रात्मक शासन थे। दोस्तों, गणतंत्रात्मक शासन में जो शासक वर्ग होता था वो लोगों की एक समिति द्वारा चुना जाता था। वज्ज और मल्ल दोस्तों ये गणतंत्रात्मक शासन थे या गणतंत्र थे।
अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? ऑप्शन है सिंधु घाटी, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक या ताम्रपाषाण। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर वैदिक सभ्यता। दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था और इसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा दोआब तक था। देखिए इन स्थानों को दोस्तों पेटेंट ग्रे बेयर या PGW के नाम से पहचाना गया और यहाँ की सभ्यता को ग्रे बेयर संस्कृति कही जाती है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों ऋग्वेद। आप जानते हैं वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसकी प्राचीनतम पांडुलिपि शारदा लिपि में प्राप्त हुई है और ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाले को होर्त्रा कहा जाता था, इसलिए होवरी वेद भी कहा जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था के साथ समानता मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाघभट्ट की अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपको बताना है। ऑप्शन है आयुर्वेद, दर्शन, भाषा विज्ञान या संगीत। तो सही उत्तर है दोस्तों बाघभट्ट की अष्टांग हृदय आयुर्वेद के संपूर्ण विषय जैसे काय, शल्क, शालाक्य 8 अंगों का वर्णन है। इसके अलावा व्यक्ति की दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, द्रव्य गुण विज्ञान का विस्तृत वर्णन इसमें यानी अष्टांग हृदय पुस्तक में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है लोथल से। दोस्तों लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी दोस्तों। इसकी लोथल की मुख्य विशेषता वहाँ का बंदरगाह था और दोस्तों कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना जो है रेखीय मापन के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? पत्थर, चिकनी मिट्टी, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन या तांबा। तो सही उत्तर है हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन मिट्टी के अच्छे तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तनों से जो है ये चित्रात्मक बर्तन घरेलू बर्तन थे। अधिकतर जो भांड होते थे वो सादे होते थे, ये लाल मिट्टी के बने होते थे। खुले में पकाए जाने के कारण वे लाल हो जाते थे, जिन पर अक्सर लाल या भूरी पट्टिका बना दी जाती थी। तो सही उत्तर है दोस्तों हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ये नगर है धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा गुजरात प्रांत के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है और यहाँ JP जोशी ने एक विशाल बस्ती के अवशेष खोजे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन देखिए सिंधु, सतलज, सरस्वती और रावी। तो इसमें आप अंदाज लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर है ऑप्शन C सरस्वती नदी। दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे जो है सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल पाए गए हैं और छोटे बड़े स्थलों की पुरास्थलों को मिलाकर इनकी संख्या बहुत अधिक बताई जाती है। लेकिन प्रश्न ये अगर जो पूछा जाए कि सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस राज्य में पाए गए हैं तो उसका उत्तर दोस्तों गुजरात हो जाएगा। तो याद रखिएगा सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए सही मिलान इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है। लोथल दोस्तों लोथल से ईंटों से बनी गोदी या बंदरगाह गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में नगर दुर्ग और निचली बस्ती और सुतकांडोर में नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती प्राप्त हुई है। तो इस आधार पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन B। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? देखिए जिराफ, हाथी, कंगारू या फिर सियार। तो सही उत्तर है हाथी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है।
अगला प्रश्न है बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो सही उत्तर है ये नवपाषाण युग के हैं दोस्तों। देखिए नवपाषाण कालीन स्थलों में बुर्जहोम और गुफ कराल जो कि कश्मीर प्रांत में है, यहाँ से अनेक प्रकार के मृदभांड पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं। यहाँ के प्रमुख औजारों में बसुली छेनी और कृषि कार्यों को संपन्न करने वाले हथियार मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पल्लवरम। दोस्तों भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने की थी और उन्होंने दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंड एक्स खोजा था और रॉबर्ट ब्रूस फूटे को भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों पैसरा। पैसरा बिहार में प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पैसरा पाषाण युग का पुरा स्थल है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले कौन रहे थे? ऑप्शन है ले मुजारायर, फ्रेशर, माइल्स बर्किट या कार्लाइल। तो सही उत्तर है दोस्तों ले मुजारायर। देखिए ले मुजुरायर जो हैं ये इन्होंने नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी और उपकरणों की खोज की। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पालिशदार सिल्ट प्राप्त करके नवपाषाण काल की खोज की। घिसाईदार, चोंचदार और पालिशदार औजारों के उपयोग यानी नवपाषाण काल का पता लगा था और इसको 1860 में ले मुजारायर ने खोजा था। अगला प्रश्न देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से संबंधित है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है? तो बहुत ही आसान सा है, लोकमान्य तिलक ने कहा था। लोकमान्य तिलक को भारत का बेताज बादशाह और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले स्वराज की स्पष्ट मांग की और कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों 1916 में इन्होंने होम रूल नामक आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर है ये अधिवेशन था बेलगांव यानी कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने केवल एक बार अभी तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दोस्तों 1925 के अगर जो कानपुर अधिवेशन की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने किया था और ये प्रथम भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है चिश्ती सूफी संत शेख नसीरुद्दीन महमूद। दोस्तों शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता है और नसीरुद्दीन महमूद ये जो है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की और खैर उल मजलिस इनके कथनों का संग्रह है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत में हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी और दोस्तों मराठों की ओर से कई सेनापति दत्ताजी, जकोजी, इब्राहिम गारदी, सदाशिव ये सब महान सेनापति इस युद्ध में मारे गए थे। तो सही उत्तर है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक इब्राहिम खान गर्दी था। दोस्तों तो ये था आज का वीडियो यानी आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 जिसमें हमने 63 प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपकी आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों
अगर इनमें से कोई प्रश्न में आपको कोई शंका, दुविधा या कन्फ्यूजन की स्थिति हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और या फिर यहाँ पर जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं जो छात्र, उनसे ही आप कोई प्रश्न कर सकते हैं, जो प्रश्न आपको कठिन लगे या थोड़ा सा किसी में दुविधा की स्थिति हो। कई साथी हमारे सही उत्तर खोज लेते हैं और वो कमेंट बॉक्स में आपके उत्तरों का जवाब दे देंगे। इससे एक डिस्कशन भी हो जाएगा, सामान्य डिस्कशन, और आपको किसी प्रश्न का सही उत्तर का भी पता लग जाएगा। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।